28 जनवरी 1986 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस शटल चैलेंजर को एक साफ नीले आसमान की तरफ लॉन्च किया गया। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन होने वाला था जिसमें दुनिया की पहली सिविलियन टीचर क्रिस्टा मैकॉलिफ स्पेस में जाने वाली थी। इसमें टोटल 7 एस्ट्रोनॉट सवार थे, जिनमें से सभी अपनी पहली या दूसरी अंतरिक्ष उड़ान का अनुभव लेने जा रहे थे। लेकिन उड़ान भरने के 73 सेकंड्स बाद ही चैलेंजर एक बड़े आग के गोले में बदल गया और एक झटके में उस शटल का मलबा आसमान में चारों तरफ बिखर गया। इसके साथ कुछ भयानक गलत हुआ था, एक खराबी जिसके बारे में कंट्रोल सेंटर पर मौजूद कुछ लोगों ने लॉन्च होने से पहले ही चिंता जताई थी, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और सच्ची कहानी जिसने नासा के कई काले राज खोल दिए थे। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ये अमेरिका के लिए अंतरिक्ष से जुड़ी सारी बड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट पर करती है। नासा ने 1950 और 1960 के दशक में अंतरिक्ष में कई यान भेजे थे, लेकिन ये यान एक बार ही इस्तेमाल के लिए होते थे। 70 के दशक में नासा ने स्पेस शटल नाम का एक ऐसा यान बनाने की योजना बनाई जो अंतरिक्ष जा सके और फिर वापस धरती पर लौट आए, यानी इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। चैलेंजर इसी स्पेस शटल योजना के तहत बनाया गया दूसरा यान था। इसके पहले वाले शटल कोलंबिया की तरह इसमें भी 3 हिस्से थे, एक अंतरिक्ष जहाज जो दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था, 2 रॉकेट जो दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते थे और एक फ्यूल टैंक जो एक बार ही इस्तेमाल किया जाता था। बस अंतरिक्ष जहाज ही अंतरिक्ष में जाता था, बाकी हिस्से उड़ान के दौरान अलग हो जाते थे। अपना काम खत्म करने के बाद अंतरिक्ष जहाज बिना किसी मदद के धरती पर वापस आ जाता था, फिर उसे तैयार करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। चैलेंजर एक स्पेस शटल था जो 9 बार सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में गया था। ये इसका 10वां मिशन था। इस मिशन में उसे 3 मेन काम करने थे। एक छोटा सा सैटेलाइट छोड़ना, हैली नाम के कॉमेट को देखना और उससे रिलेटेड डाटा स्टोर करना, और एक स्कूल की टीचर को अंतरिक्ष ले जाना ताकि वो वहां से धरती पर बच्चों को 2 लेक्चर दे सके। ये सब एक प्रोग्राम का हिस्सा था जिसका मकसद था बच्चों और टीचर्स को अंतरिक्ष के बारे में उत्साहित करना और अंतरिक्ष की खोज में दिलचस्पी जगाना। इस उड़ान को पूरे अमेरिका के स्कूल्स में लाइव दिखाया जाना था। चैलेंजर स्पेसशिप असली 23 जनवरी को उड़ान भरने वाला था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे कई बार टालना पड़ा। आखिरकार 28 जनवरी को उड़ान भरने के लिए चुना गया। हालांकि पिछली रात बहुत ठंड थी और लॉन्च पैड पर बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी, पर कोई भी अब और डिले नहीं करना चाहता था। सारे लोग बड़े एक्साइटेड थे। वो कैमरा की तरफ मुस्कुराते और हाथ हिलाते हुए रॉकेट में ऑन बोर्ड हो गए। दोपहर 11:38 पर रॉकेट के इंजन चालू हुए और चैलेंजर धुआं और आग छोड़ते हुए आसमान में उड़ गया। हजारों लोग इस इवेंट को देखने आए हुए थे और लाखों लोग इसे अपने टीवी पर लाइव देख रहे थे। लॉन्च होने के 1 मिनट बाद ही एक साइंटिस्ट ने बाकी टीम को बताया कि उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीबोगरीब रीडिंग्स मिल रही थीं। शटल के राइट साइड में प्रेशर काफी तेजी से बढ़ रहा था और साथ ही कुछ जगहों का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। जब तक वो कुछ समझ पाते, आसमान को चीरता चैलेंजर शटल एक झटके में आग के गोले में बदल गया और टीम का उससे संपर्क टूट गया। धमाके से शटल टुकड़ों में बिखर गया था, पर उसमें लगे 2 रॉकेट बूस्टर अब भी एक्टिव थे, लेकिन वो बिना किसी कंट्रोल के कुछ सेकंड तक उड़ते रहे। मिशन कंट्रोल को डर था कि ये किसी शहर की तरफ जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने खुद ही उन्हें ब्लास्ट कर देने का ऑर्डर दे दिया और वो भी फट गए। लॉन्च साइट पर लोग डर के साथ ये सब देख रहे थे। शटल के टुकड़े बारिश की तरह गिरने लगे, पर गनीमत ये थी कि अधिकांश हिस्से समंदर के पानी में गिरे। 20 मिनट से ज्यादा समय तक स्पेसशिप के टुकड़े बारिश की तरह गिरते रहे। इस वजह से कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। जब आखिरकार ये टुकड़े गिरना बंद हुए और वहां जाना सुरक्षित हो गया, तब बचाव दल पैराशूट से कूदे और रीइंफोर्स्ड कैप्सूल को ढूंढने लगे। इसी कैप्सूल में सारा क्रू था, पर काफी ढूंढने के बाद भी उनका कोई पता नहीं था। हादसे के 3 महीने बाद उन्हें ये कैप्सूल और शटल का कुछ मलबा ओशियन में मिला। 7 क्रू मेंबर मर चुके थे। जांच की गई तो पता चला कि वो धमाके से तो बच गए थे और उन्होंने इमरजेंसी ऑक्सीजन चालू करके
और कुछ बटन दबाकर खुद को बचाने की कोशिश भी की थी, पर उस कैप्सूल में ऐसी सिचुएशन से बचने का कोई तरीका नहीं था। वो कैप्सूल 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे पानी में गिरा। वो इतनी तेज टक्कर नहीं सह पाए। उन्हें नीचे गिरने में 3 मिनट से भी ज्यादा समय लगा, यानी वो लोग समझ गए थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। इस दुर्घटना में इन 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इनमें कमांडर फ्रांसिस स्कोबी, पायलट माइकल स्मिथ, स्पेशलिस्ट एलिसन ओनिजुका, जुडिथ रेसनिक और रोनाल्ड मैकनायर, पेलोड स्पेशलिस्ट ग्रेगरी जर्विस और एक स्कूल टीचर क्रिस्टा मैकोनलिफ थी। क्रिस्टा को एक कंपटीशन जीतने के बाद स्पेस से बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला था। वो अमेरिका की पहली सिविलियन थी जो स्पेस में जाने वाली थी। जिस दिन ये हादसा हुआ तब क्रिस्टा के बच्चे और उनका पूरा परिवार टीवी पर उन्हें लाइव देख रहा था। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। उस दिन शाम को अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने सबको एड्रेस करते हुए टीवी पर कहा कि स्पेस शटल चैलेंजर के क्रू ने जिस तरह से अपना जीवन जिया उससे हमें सम्मान मिला, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। आज सुबह जब ये लोग रॉकेट में चढ़े और हमें हाथ हिलाकर गए तो ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान छूने जा रहे हैं। इस हादसे की वजह जानने के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई। इसको लीड कर रहे थे पूर्व अटॉर्नी जनरल विलियम रॉजर्स, जिनसे प्रेसिडेंट रीगन ने कहा कि जांच बहुत सोच समझ कर करी जाए और नासा को शर्मिंदा करने से बचाना है। रॉजर्स प्रेसिडेंट रेगन की बात मानकर काम करने लग गए, लेकिन उनके साथ काम करने वाले एक शख्स को यह बात पसंद नहीं आई। वो थे रिचर्ड फेनमैन। रिचर्ड फेनमैन एक बहुत ही जाने माने अनकन्वेंशनल तरीके से सोचने वाले थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। जब वो इस कमिटी में शामिल हुए, वो कैंसर से लड़ रहे थे। उन्हें पता था कि नासा जैसी बड़ी कंपनी से नॉर्मल तरीकों से सच उगलवाना टेढ़ी खीर था। जांच के दौरान फेनमैन ने अपनी मर्जी की जांच शुरू कर दी, जो बाकी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन फेनमैन की इसी जिद्दीपन की वजह से कंपनी के बहुत सारे राज खुल पाए। फेनमैन को नासा के बहुत सारे लोगों और कमीशन के दूसरे लोगों ने भी मदद की। कुछ लोग डरते थे कि अगर वो सच बोलेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, पर इस हादसे ने सबको झकझोर दिया था। सब चाहते थे कि सच सारी दुनिया के सामने आए, इसीलिए कुछ लोगों ने अनस्टेटेडली उनकी मदद करनी शुरू कर दी। एक बार एक कमीशन मेंबर ने फेनमैन को अपने घर डिनर पर बुलाया और फिर खाना खाने के बाद अपनी कार की एक बहुत बड़ी समस्या बताई। उसने बताया कि उनकी कार के इंजन में रबर के ओरिंग्स लगे हुए हैं जो ठंड में टाइट हो जाते थे और लीक होने लगते थे। शुरू में उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि वो उन्हें ये सब क्यों बता रहा है, पर इस कोडेड कन्वर्सेशन से फेनमैन को पता चला कि असल में क्या हुआ था। फेनमैन ने पता लगाया कि शटल लॉन्च होने के वक्त भी एक रबर का ओरिंग ही खराब हुआ था। उस दिन बहुत ठंड थी, इसलिए ओरिंग सिकुड़ गई थी और उसमें से एक क्रेडिट कार्ड जितनी बड़ी जगह बन गई थी। जब शटल ऊपर जाने लगा तो उस जगह से गर्म फ्यूल लीक होने लगा, जिसने आग पकड़ ली और धमाका हो गया, जिससे चैलेंजर बिखर गया। फेमन ने टीवी पर लाइव दिखाया कि कैसे एक रबर का पार्ट्स, जिसे ओरिंग कहते हैं, ठंडे पानी में डालने पर वापस अपनी शेप में नहीं आता है। बाद में पता चला कि जिस कंपनी ने रॉकेट बनाया था उसके 2 इंजीनियरों बॉब इब्रलिंग, रोजर बोयसजोली को पहले से ही पता था कि ठंड में ये ओरिंग काम नहीं करेंगे और चैलेंजर धमाके से उड़ जाएगा। उन्होंने नासा को कॉल कर ये बात बताई भी थी कि स्पेसशिप को नहीं उड़ाना चाहिए। उन लोगों ने ये रॉकेट डिजाइन किया था और ये हादसा होना बिल्कुल तय है। दरअसल रॉकेट बूस्टर्स साइज में काफी बड़े होते हैं और उन्हें हिस्सों में बनाया जाता है और बाद में उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। इन्हीं हिस्सों को जोड़ने के लिए ओ रिंग्स का इस्तेमाल होता था। ये रबर के गोल लचीले रिंग्स होते थे जो प्रेशर पड़ने पर एक्सपैंड हो जाते और जॉइंट को एयर टाइट सील कर देते। पर लॉन्च से पहले वाली रात बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी, जिससे वो ओ रिंग पत्थर की कड़क हो गए थे, यानी वो अब जॉइंट्स को अच्छी तरह सील नहीं कर रहे थे। पर नासा के अधिकारी उस लॉन्च के लिए काफी प्रेशर में थे, क्योंकि उन्हें टीचर एट स्पेस प्रोग्राम के तहत उस टीचर को स्पेस में पहुंचाकर उन्हें पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करवाना था। इसके लिए ऑलरेडी डेट एंड टाइम डिसाइड हो चुका था। आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन की कई रैलियां और प्रोग्राम आ रहे थे और वो चाहते थे कि इन रैलियों में चैलेंजर स्पेस शटल की उपलब्धियों का क्रेडिट लिया जाए। इसीलिए नासा नहीं चाहती थी कि अब और कोई डिले हो। चैलेंजर ने उड़ान भरने के थोड़ी देर स्पेसशिप के राइट बूस्टर के नीचे वाले हिस्से से जलता हुआ फ्यूल लीक होने लगा, जिससे उस बूस्टर का ऊपर वाला हिस्सा अपने साइड में लगे बड़े मेन टैंक पर स्ट्रेस डालने लगा और इससे मेन टैंक पंक्चर हो गया
और स्पेसशिप धमाके से उड़ गया। फेमन ने सैकड़ों कर्मचारियों से बात करके नासा के कामकाज और कमान में कुछ बड़ी खामियां पाईं। उन्होंने देखा कि प्रबंधन ने शटल लॉन्च के खतरों को बहुत कम आंका और जोखिम से जुड़ी बुनियादी बातों को ठीक से नहीं समझा। इंजीनियरों की चिंताओं के बावजूद दुनिया में अमेरिका की स्पेस पावर दिखाने के लिए एक के बाद एक शटल लॉन्च किए गए। कमिटी ने रिपोर्ट बनाई जिसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए। नासा ने इनमें से ज्यादातर सुझावों को माना और 3 साल तक कोई रॉकेट नहीं उड़ाया। स्पेस शटल को नया बनाया गया, अच्छे से चेक करने की नई व्यवस्था बनाई गई और रॉकेट कम उड़ाए जाने लगे। इससे खतरा कम हुआ और स्पेस प्रोग्राम सुरक्षित हुआ। पर बॉब और रॉजर को कई सालों तक इस बर्डन के साथ जीना पड़ा कि अगर वो और कोशिश करते तो उन 7 लोगों की जान बच सकती थी जो अंतरिक्ष यात्री इस स्पेसशिप दुर्घटना में मारे गए थे। उनके शवों का अंतिम संस्कार कर उनकी राख को अर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री में एक साथ दफनाया गया। उनकी कब्र पर एक ब्रोंक्सिस स्मारक चिन्ह लगा हुआ है जिस पर उनके चेहरों की तस्वीरें बनी हैं। उन और अन्य लोगों को जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अपनी जान गंवाई, हर साल जनवरी के अंत में नासा एक विशेष स्मृति दिवस के रूप में याद करता है। इस दिन का उद्देश्य उनकी यादों का सम्मान करना, उनके साहस को याद करना और वर्तमान में अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम कर रहे लोगों को उन गलतियों को दोबारा ना दोहराने के लिए प्रेरित करना है। ये था एक स्पेस डिजास्टर। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर एक नई कहानी के साथ वापस आऊंगा। मैं आपका दोस्त नकाब पोश।